हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकमिंग यू ऑल टू दी एम के जैन क्लासेस। और हम पढ़ रहे थे बेटा चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। और बायोडाइवर्सिटी में बेटा बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, किन डिफरेंट लेवल पे हम उसको स्टडी करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। उसके बाद में अब हम लोग आ गए थे कहाँ पे, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे। कि जो बायोडाइवर्सिटी है ना, अगर हम डिस्कस करें कि प्लांट्स और एनिमल की जो डाइवर्सिटी है, इज इट सेम एट ऑल दी प्लेसेस? नहीं नहीं नहीं, इट इज़ नॉट सेम, इट वेरीज विद द ग्रेडियंट्स। और वो कौन से ग्रेडियंट हैं? कुछ ऐसे ग्रेडियंट हैं कि जब चेंज होंगे तो प्लांट्स की और एनिमल्स की डाइवर्सिटी में भी चेंज आएगा। और उनमें से एक ग्रेडियंट वी वर ऑलरेडी डिस्कसिंग, जिसका नाम है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। कि जैसे जैसे अर्थ का लैटिट्यूड चेंज होगा, लैटिट्यूड मैंने कल आपको समझा दिया था, तो इक्वेटर का लैटिट्यूड कितना होता है बेटा? इट इज़ 0 डिग्रीज। और पोल्स का कितना होता है? इट इज़ 90 डिग्रीज। तो जैसे ही हम लैटिट्यूड हमारा बढ़ेगा 0 से 90 डिग्री की तरफ एज वी मूव, तो क्या प्लांट और एनिमल की डाइवर्सिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? उनकी बायोडाइवर्सिटी चेंज होगी और विल इट रिमेन द सेम? तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? यहाँ पे कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे इसको। एज वी मूव फ्रॉम, कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं? ये एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स, है ना। चलो एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर एंड टू द पोल्स, what is going to happen with the biodiversity? The biodiversity will decrease. क्या हो जाएगा बेटा? बायोडाइवर्सिटी में डिक्रीज आ जाएगा। क्यों हो जाएगी बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज? देखो बहुत सारे रीजन्स हैं। इतना सब कुछ तो बेटा आपको अभी समझ तो आ ही गया होगा। थोड़ी साइंस लगाना, थोड़े तिकड़म लगाना, इसके रीजंस क्या हैं? देयर आर वेरियस रीजंस। मोटे मोटे रीज़न तो आपको जियोग्राफी भी पढ़ के आए हो, इतनी सारी बायोलॉजी भी आप लोगों ने पढ़ ली, तो रीज़न तो होंगे और मैं तो बताऊंगी ही। लेकिन उससे पहले कि मैंने क्या कहा, जैसे ही हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करेंगे बायोडाइवर्सिटी में डिक्रीज आएगा। किसकी? प्लांट्स की, एनिमल्स की, हर चीज़ की। क्यों बायोडाइवर्सिटी कम होती चली जाती है उसको बाद में पढ़ेंगे। पहले जो भी मैंने ये लिखा है, क्या ऐसे ही लिख दिया है? मेरा दिल कर रहा था? नहीं मैडम, आपने बुक में पढ़ लिया होगा, बुक में लिखा हुआ, तो बुक वालों का क्या दिल कर रहा था? बेटा इसके पीछे वी हैव सम प्रूफ्स। और क्या प्रूफ्स हैं? प्रूव कर सकते हैं हम इसको कि जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ चलेंगे बायोडाइवर्सिटी में डिक्रीज आएगा। और सबसे पहला एग्जाम्पल या सबसे पहला जो इसका प्रूफ दिया हुआ है वो क्या है? अगर हम कंपेयर करें बेटा बर्ड की डाइवर्सिटी को, कहाँ पे? बर्ड डाइवर्सिटी, कंपैरिजन ऑफ बर्ड डाइवर्सिटीज इन, देखिए सबसे पहला कंट्री बेटा मैंने ले लिया कोलंबिया। कहाँ पे प्रेजेंट है? ऑलमोस्ट एट दी ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिकल कंट्री है, ठीक है। दूसरा बेटा हम लोगों ने ले लिया न्यूयॉर्क। कहाँ पे है बताइए? 41 डिग्री लैटिट्यूड पे है। 41 डिग्री लैटिट्यूड का मतलब क्या है? कहाँ खिसक रहे हो आप, है ना? टूवर्ड्स टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन की तरफ चले हो। टेम्परेट में ही तो पड़ा है ना 41 डिग्री। देखो मैंने कल आपको डिग्रीज बता दी थी। अगर ट्रॉपिक्स में है, ट्रॉपिक में तो सिर्फ कितना रह जाएगा? 23.5 डिग्री नॉर्थ या 23.5 डिग्री साउथ, इतना रीजन। 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक का जितना भी हमारे पास रीजन, जो लैटिट्यूडनल रीजन आता है, वो क्या है? ट्रॉपिक्स है। उनसे ऊपर का अप टू 66.5 तक कौन सा आ रहा है? टेम्परेट। तो न्यूयॉर्क कहाँ लाई कर रहा है बेटा? टेम्परेट जोन में। मैंने लिख भी दिए इसके ग्रेडियंट्स। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेटा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड, इसका लैटिट्यूड बताऊं? दैट इज 21 डिग्रीज। ये कहाँ पे पड़ा? पोल्स पे। क्योंकि टेम्परेट जोन कहाँ तक है? 66.5 डिग्रीज तक। ये अच्छा, ये हाँ, ये और ज़्यादा क्या होता चला जा रहा है बेटा? कम होता चला जा रहा है। हम 90 से कहाँ पे जा रहे हैं? हम 90 से जा रहे हैं किसकी तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग? पोल्स की तरफ। तो पोल्स पे जाते जाते, ये मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई है ना, 21 नहीं, ज़्यादा होना चाहिए। इट शुड बी
देख लेना ग्रीनलैंड का कितना पड़ेगा। चलो ये होता है बेटा पोल्स पे। अब ये बताओ बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटली, मैंने कहा ना प्रूफ है ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है। क्या कैलकुलेटेड है? कोलंबिया के अंदर जब बर्ड की डाइवर्सिटी को देखा गया तो पता है क्या नंबर आया? इट वॉज अराउंड 1400 स्पीशीज। और इसी को जब न्यूयॉर्क के अंदर देखा गया दैट वॉज 105 स्पीशीज। और ग्रीनलैंड के अंदर कितनी मिली हमें? 56 स्पीशीज। मूव कहाँ कर रहे हैं? ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स का मतलब क्या है? ऑलमोस्ट इक्वेटर के पास है ये कहाँ पे है? ट्रॉपिक कहाँ होते हैं? इक्वेटर के आसपास ही तो होते हैं। तो कोलंबिया कहाँ पे प्रेजेंट है? इक्वेटर पे। तो इक्वेटर से आप टेम्परेट गए, टेम्परेट से आप पोल की तरफ जा रहे हो, मीन्स यू आर मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू दी पोल्स। और बर्ड की डाइवर्सिटी में देखो कितना डिफरेंस आ रहा है। डाइवर्सिटी क्या हुई? बर्ड की डिक्रीज हुई। यहीं पे बेटा हमारी बुक के अंदर इंडिया का भी लिखा हुआ है। इन इंडिया, इंडिया कैसी कंट्री है बेटा? हम लोग भी तो ट्रॉपिक्स में ही हैं। हमारा भी ज़्यादा पार्ट कहाँ जा रहा है? ट्रॉपिकल रीजन्स में। ऊपर ऊपर के जो पार्ट हैं वो टेम्परेट में आ रहे हैं, नॉर्थ वाला रीजन जो आ रहा है। तो इंडिया भी क्या है? मोस्टली मेजोरिटी ऑफ द रीजन इंडिया का कहाँ पे लाई करता है? इन दी ट्रॉपिकल एरिया। तो वहाँ पे पता है कितनी स्पीशीज़ हैं बर्ड की? 1200 स्पीशीज़। तो इस प्रूफ से क्या आपको समझ में आया कि जो हमने लिखा है दैट इज़ करेक्ट, उसका ये प्रूफ है। अब बेटा यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है आप ले लीजिए जैसे प्रूफ नंबर 2। प्रूफ 2 क्या है बेटा? अगर मैं इक्वेडोर जो कि सिचुएटेड है एट इक्वेटर, इसकी वेस्कुलर प्लांट की डाइवर्सिटी को अगर मैं कंपेयर करूं ना, किसके साथ? वर्सेस वेस्ट, हाँ साउथ वेस्ट ऑफ दी यूएसए। किसके साथ? साउथ वेस्ट ऑफ यूएस। यूएस हमें कहाँ पे मिल रहा है? यूएस की लोकेशन पता है ना? ये इक्वेटर पे है, ये कहाँ पे चला जाएगा? टुवर्ड दी पोल्स। तो क्या होने वाला है? इक्वेटर, ये एक इक्वेडोर के फॉरेस्ट है। किसकी बात कर रही हूँ मैं? इक्वेडोर के फॉरेस्ट्स। लिख देती हूँ ना ताकि आप इसको कभी पढ़ें तो आपको समझ आए इक्वेडोर में हम क्या देख रहे हैं। फॉरेस्ट्स ऑफ इक्वेडोर और यहाँ पे फॉरेस्ट्स ऑफ यूएसए। तो यहाँ पे बेटा अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें, यूएस कहाँ पे लाई कर रहा है? टूवर्ड्स पोल्स। टूवर्ड्स कहा है मैंने, ये नहीं कहा पोल पे ही बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये इक्वेटर पे है, वो टूवर्ड्स पोल उसकी लोकेशन है, ऊपर की तरफ है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वेस्कुलर प्लांट की डाइवर्सिटी की, तो बेटा यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है ना इक्वेडोर में, डाइवर्सिटी ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स इज 10 times that of forests of USA। क्योंकि यहाँ पे 10 टाइम्स वेस्कुलर प्लांट्स की वैरायटी, यहाँ पे 10 टाइम वैरायटी ज़्यादा मिल रही है। हमारे यहाँ 10 मिल रही है तो यहाँ 100 वैरायटी मिल रही है। क्यों ज़्यादा है? डाइवर्सिटी है, वैरायटी मीन्स डाइवर्सिटी। क्यों डाइवर्सिटी ज़्यादा है वेस्कुलर प्लांट की? भैया इक्वेटर पे है, इक्वेटर पे जो भी रीजन्स लाई करेंगे वो क्या होंगे? बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज होते हैं, वहाँ पे डाइवर्सिटी रिच मिलेगी ही मिलेगी। तो 2 प्रूफ मैंने आपको दे दिए इस लाइन के लिए, और तीसरा हमारी बुक के अंदर पूरा डेटा बेटा छपा हुआ है। तीसरा प्रूफ हमारे पास क्या आ जाता है? अगर हम ध्यान से देखें, द डाइवर्सिटी ऑफ द ट्रॉपिकल एमेजोनियन रेन फॉरेस्ट्स, ट्रॉपिकल एमेजोनियन रेन फॉरेस्ट्स, है ना। तो रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी आप कह सकते हो, है ना, हाईली रिच इन बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे बेटा प्लांट्स की, एनिमल्स की डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा मिलती है कहाँ पे? अमेज़न फॉरेस्ट, पता है ना, वहाँ पे अमेज़न। इनको हम क्या बोलते हैं? लंग्स ऑफ दी प्लैनेट भी बोलते हैं। प्लैनेट का नाम क्या है? अर्थ, तो लंग्स ऑफ दी अर्थ भी बोलते हैं। इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है वहाँ, प्लांट्स भर भर के हैं, डिफरेंट टाइप के एल्गा, ब्रायो, टेरिडो, एनिमल्स, सब कुछ मिलता है वहाँ पे। जितनी डाइवर्सिटी यहाँ पे है ना बेटा, और दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। और इनमें किस किस स्पीशीज़ के क्या क्या चीज़ें, मतलब किस किस ऑर्गेनिज्म की कितनी कितनी स्पीशीज़ हैं, उसका डाटा हमारी एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है कि यहाँ पे इतने लेक स्पीशीज़ इंसेक्ट्स की हैं,
इतने इनवर्टिब्रेट हैं, इतने लेक्स, इतने थाउजेंड हमारे पास वर्टिब्रे मतलब फिशेस हैं, इतनी स्पीशीज़ हमारे पास, इतने थाउजेंड्स हमारे पास से एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की हैं। तो वो सारा का सारा डाटा हमारी एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, वो आप एक बार नज़र मार लेना बेटा, वो आप लिख लेना यहाँ पे। तो जो मैंने कहा है कि वेन एवर वी विल मूव फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स ऑन द अर्थ, क्या होने वाला है, देयर विल बी अ डिप इन द बायोडाइवर्सिटी। कैसे कह सकते हो, मैंने यहाँ पे आपको 3 प्रूफ दे दिए, गॉट इट। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा, रीजंस फॉर ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी इन ट्रॉपिक्स, क्योंकि जो हमने पीछे 3 प्रूफ देखे वहाँ से हमें क्या पता चला कि इक्वेटर के आसपास क्या सिचुएटेड होते हैं, इक्वेटर के आसपास के रीजन को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक है ना। तो ट्रॉपिक्स के अंदर इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हाई क्यों है, क्या रीज़न है, क्या रीज़न है बता सकते। मैंने कहा था ना रीज़न अभी बाद में करेंगे, पहले प्रूफ देख लेते हैं। तो रीजंस क्या है बेटा, किसी भी एरिया की जो ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि वहाँ पे कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज़ है ना, कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज़ है, उन नंबर ऑफ स्पीशीज़ में कितनी न्यू स्पीशीज़ और ऐड हो रही हैं। और ये न्यू स्पीशीज ऐड होने का मतलब क्या है, न्यू स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिएशन। किसी भी एरिया की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हाई है, क्यों हाई है, क्योंकि वहाँ पे स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा है। क्यों स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बेटा वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा नई और स्पीशीज़ इवॉल्व हो के नई स्पीशीज़ और एडअप होती चली जा रही है, तो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी बढ़ती जा रही है। और नई स्पीशीज़ के बनने को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिएशन। क्या होता है स्पेसिएशन का मीनिंग, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, है ना। तो ये न्यू स्पीशीज मैंने यहाँ पे लिख दिया था। तो क्योंकि ट्रॉपिक्स में रेगुलर क्या चलता रहता है, स्पेसिएशन चलता रहता है। तो मैडम बात वही होगी, आपने कान इधर से पकड़ा या इधर से। हम पूछ रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिक्स की हाई क्यों है, तो उसी का जवाब दिया जा रहा है क्योंकि बेटा वहाँ पे स्पेसिएशन ज़्यादा होती है, नई स्पीशीज़ ज़्यादा ऐड होती रहती है। क्यों होती रहती हैं, बिकॉज क्या रीज़न है, सबसे पहला रीज़न क्या है, जितने भी ट्रॉपिक्स होते हैं, अगर मैं बात करूँ ना टेम्परेट जोन की, पोलर जोन की, वहाँ पे ना बेटा कुछ डिस्टर्बेंसेस चलती रहती हैं, लाइक फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन, है ना। टेम्परेट जोन्स में, टेम्परेट रीजन्स आर subjected to frequent ग्लेशिएशंस। ग्लेशिएशन का मतलब समझ रहे हो, ग्लेशियर फॉर्मेशन होती रहती है वहाँ पे। जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर वहाँ पे डाउन हुआ, ग्लेशियर्स बनने शुरू हो जाते हैं। पता है ना हमें, जितने भी आप अपर रीजन्स में जाओगे, अपर हिमालयाज में चले जाओ, हिमाचल प्रदेश में आप जाओ, उत्तराखंड में ऊपर पर जाना शुरू कर दो, आप लेह लद्दाख चले जाओ, है ना, आप ये सच पास चले जाओ, इस सब जगह पे यहाँ पे क्या आपको मिलेंगे, डाउन टेम्परेचर में, क्योंकि टेम्परेट रीजन है, गर्मी भी होगी वहाँ पे, सर्दी भी, देयर विल बी सीजनल वेरिएशन। और जब भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन होगा तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, ग्लेशियर फॉर्मेशन। तो सपोज करो जब मौसम ठीक था, ग्लेशियर नहीं थे, ठीक है, यहाँ पे अभी समर्स चल रही हैं, तो उस वक्त वहाँ पे कोई स्पीशीज़ एक उगना जा रही है, प्लांट एक उगना शुरू, मतलब कोई स्पीशीज़ वहाँ पनपना शुरू होती है, पनप रही है, बड़ी खुश है, बड़ी खुश है। अभी वो पनपना शुरू ही हुई थी कि अपने हाथ पैर फैलाने उसने शुरू किए थे, इतनी देर में क्या आ गई, विंटर्स, एक्सट्रीम कंडीशंस आ गई, वहाँ पे ग्लेशियर बन गया, वो स्पीशीज़ बेचारी सारी दब दुब गई ग्लेशियर के नीचे, ख़त्म हो गई। फिर उसने नेक्स्ट ईयर फिर कोशिश करी, इतने वो पनपती, इवॉल्व होती, इतनी देर में फिर क्या आ गए, फिर क्या आ गई, ग्लेशिएशन हो गई, फिर दोबारा उसका सत्यानाश हो गया पूरी की पूरी स्पीशीज़ का। तो टेम्परेट जोन में जल्दी से स्पेसिएशन हो नहीं पाती है, क्योंकि वहाँ पे फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन की वजह से क्या है, डिस्टर्बेंसेस है। फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन क्या है, ये एक तरह की डिस्टर्बेंस है, बट इन ट्रॉपिक रीजन्स देयर इज़ नो सच डिस्टर्बेंस। तो जो ट्रॉपिक रीजन्स होते हैं, जो ट्रॉपिक्स होते हैं, ये क्या है, अनडिस्टर्ब्ड। और अनडिस्टर्ब्ड है तो न्यू स्पीशीज में एराइज, क्योंकि किसी भी नई स्पीशीज को एराइज होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए भैया, यहाँ किसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। डिस्टर्बेंस कैसी, कि भैया जैसे हम उग रहे हैं ना, हमें उगने दो, ऐसा नहीं है कि कभी यहाँ का जो जिस चट्टान पे हम उग रहे थे वहाँ पे आके बर्फ़ आ गई, कभी यहाँ तेज़ हवाएं चल रही हैं, कभी ड्राइनेस बढ़ गई। तो यहाँ टेम्परेट रीजन्स में फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन की वजह से बार बार
वो जो नई स्पीशीज़ अपने आप को बनाना चाह रही थी, अराइज होना चाह रही थी, वो बार बार उसको डिस्टर्बेंस आ रही थी, वो अपना कहते हैं ना कि वो मतलब उसने अपना मोराल ही डाउन कर दिया कि मैं अब यहाँ उग ही नहीं सकती हूँ। लेकिन ट्रॉपिक्स में ऐसा नहीं है, दे आर अनडिस्टर्ब्ड। दूसरा रीज़न बेटा क्या है, ट्रॉपिक्स के अंदर क्या होती हैं, बहुत हाई अमाउंट में सोलर रेडिएशंस, क्योंकि ट्रॉपिक्स कहाँ सिचुएटेड है, नियर द इक्वेटर। और मैंने कहा था इक्वेटर के आसपास क्या होगी, अबंडेंट सनलाइट, अबंडेंट सोलर रेडिएशंस इन ट्रॉपिक्स। क्योंकि ट्रॉपिक्स सिचुएटेड ही कहाँ पे हैं, बिकॉज सिचुएटेड नियर इक्वेटर। नियर क्या, एट इक्वेटर भी लिख दोगे तो चलेगा। तो इसलिए वहां पे अबंडेंट क्या है, सोलर रेडिएशन है। और जितनी ज्यादा सोलर रेडिएशन होगी, सोलर रेडिएशन से क्या करते हैं प्लांट, उस सोलर एनर्जी को फिक्स कर देते हैं इनटू द केमिकल एनर्जी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मतलब उससे उनका बायोमास बढ़ता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। और जितनी ज़्यादा किसी लैंड की प्रोडक्टिविटी होगी, वहाँ पे उतनी ज़्यादा चांसेस होंगे, चांसेस ऑफ न्यू स्पीशीज़ टू इवॉल्व, चांसेस ऑफ न्यू स्पीशीज़ इंक्रीज। क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, जितनी ज़्यादा मतलब फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी, बहुत बढ़िया यहाँ पे रेनफॉल मिलता है, बहुत अच्छी सोलर एनर्जी मिलती है, तो भाई कोई क्यों नहीं उगना शुरू करेगा। प्लस किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस भी नहीं है। और तीसरा फैक्टर बता देते हैं बेटा, जो इन्वायरमेंट है ना, इट इज़ क्वाइट कॉन्स्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल। इन्वायरमेंट ऑफ द ट्रॉपिक्स, इन्वायरमेंट ऑफ ट्रॉपिक्स इज क्वाइट कांस्टेंट भी है, एक जैसा ही रहता है। ट्रॉपिक्स में तो ज़्यादा चेंजेस आते ही नहीं हैं, और थोड़े बहुत जो आते भी हैं, भैया अब ह्यूमिड ज़्यादा हो जाएगा, अब टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो वो क्या होते हैं, वो चेंजेस हमें प्रिडिक्टेबल होते हैं। पर ऐसा तो नहीं होता ट्रॉपिक्स में, और ये सर्दियाँ आ गई, लाओ भाई क्विल्ट्स ओढ़ लो, जैकेट्स पहन लो, खरीद लो। अरे भाई ट्रॉपिक्स वालों के पास नहीं होती ये सारी की सारी चीज़ें, उनका तो टेम्परेचर एक जैसा रहता है, वहाँ पर नहीं सर्दी वर्दी पड़ती है ना। तो ये बेटा रीजंस हैं किस लिए ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी ऑफ द ट्रॉपिक्स। एक तो वहाँ का मौसम एक जैसा रहता है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, नो सीजनल वेरिएशन का मतलब अगेन क्या है, तो इसका मतलब क्या है, नो फ्रीक्वेंट सीजनल वेरिएशंस, नो फ्रीक्वेंट और प्रिडिक्टेबल सीजनल वेरिएशंस। क्योंकि मैंने क्या लिख दिया है ऑलरेडी, क्योंकि वो इन्वायरमेंट कैसा है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, सीजनल वेरिएशन यहाँ पे है ही नहीं है। दैट मीन्स अगेन देयर इज नो डिस्टर्बेंस, सॉरी सॉरी सॉरी, तो डिस्टर्बेंस की तरफ लगा दिया मैंने। तो इसका मतलब अगेन क्या है, जो ट्रॉपिक्स हैं वो कैसे हैं, अनडिस्टर्ब्ड है। तो ना तो इन्वायरमेंट की तरफ से किसी तरह का डिस्टर्बेंस है वहाँ पे, और ना ही किसी चीज़ की कमी है। कमी किस चीज़ की, अबंडेंट सोलर रेडिएशन है, अबंडेंट प्रेसिपिटेशन है, रेनफॉल है। क्या चाहिए और प्लांट्स को उगने के लिए, तो खूब अच्छे से प्लांट्स भी उगेंगे। प्लांट जहाँ पे होंगे वहाँ पे फिर उनको उनके ऊपर फीड करेंगे तो एनिमल की स्पीशीज़ भी आएंगी, और एनिमल को भी सर्वाइव होने के लिए क्या चाहिए, एक ऑप्टिमम सी जो कंडीशन है वो उनके लिए भी, उनके लिए अबंडेंट फूड प्रेजेंट है, अच्छी सनलाइट है, पानी है, अच्छी ऑक्सीजन, सब कुछ तो वहाँ पे प्रेजेंट है। तो बायोडाइवर्सिटी क्यों रिच नहीं होगी, ट्रॉपिक्स की होगी ना। तो दीज आर दी रीजंस। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा, पैटर्न्स ऑफ दी बायोडाइवर्सिटी। अब ये क्या है हमारे पास, ये हमने टॉपिक शुरू किया था ना कि बायोडाइवर्सिटी के क्या पैटर्न है। पैटर्न का मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी क्या कभी इंक्रीज या डिक्रीज भी करती है, हाँ करती है। कैसे करती है, जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे थे, जिसको हमने बोला था लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, कि अगर लैटिट्यूडनली अगर हम मूव करेंगे अर्थ के ऊपर तो बायोडाइवर्सिटी में चेंज आएगा। और बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, बाय स्टडिंग दी स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। ये भी पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करने का तरीका है। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी अगेन इंक्रीज और डिक्रीज की, एरिया बढ़ाने से क्या बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी या घटेगी। किसी भी एरिया की जो स्पीशीज रिचनेस है, स्पीशीज रिचनेस का मतलब समझ रहे हो ना, नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इन दैट वेरी एरिया, दैट मीन्स अगेन बायोडाइवर्सिटी। कि जो ये स्पीशीज रिचनेस है किसी भी प्लेस की, वो उसके एरिया के साथ कैसे कनेक्टेड है या कैसे डिपेंड करती है उसके ऊपर।
तो उसके लिए बेटा पिक्चर में हमारे पास आए, इसको हम बोलते हैं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। किसने दिया था? इट वॉज प्रपोज्ड बाय अ जर्मन नेचुरलिस्ट एंड क्या बोलेंगे, जियोग्राफिस्ट बोलेंगे, है ना? हाँ, जो भी है। तो ये नेचुरलिस्ट भी थे और जियोग्राफिस्ट भी थे। तो इस वजह से, है ना, इस वजह से इन्होंने, मतलब नेचुरलिस्ट की वजह से समझ गए ना, और जियोग्राफी भी पढ़ाते रहे, तो इन्होंने बहुत सारे फील्ड एक्सपेरिमेंट्स किए थे। और उन फील्ड एक्सपेरिमेंट से बेटा उनको क्या, उनके पास रिजल्ट निकले, उस रिजल्ट को हम बोलते हैं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। और नेम क्या था? अच्छा, मैंने नेम तो लिखा ही नहीं। नेम है बेटा इनका, नेचुरलिस्ट का, द नेम इज द अलेक्जेंडर वॉन, दिस इज VON, है ना, रॉन तो नहीं लग रहा ना आप लोगों को। दिस इज अलेक्जेंडर वॉन हेमहोल्ट्ज। तो ये इनका नेम था। इन्होंने हमें बताया स्पीशीज रिचनेस का और एरिया के साथ उसका रिलेशनशिप। इन्होंने क्या कहा, ये एक्चुअली क्या करते थे, इन्होंने क्वाड्रेंट, आपको क्वाड्रेंट्स पता है? पता नहीं आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हो नहीं करते हो इकोलॉजी के, आपके वैसे सिलेबस के अंदर है CBSE के, RBSE, कोई भी आपका जो भी HBSE जो भी बोर्ड एग्ज़ाम है, या कोई भी बोर्ड हो, जो भी आपका स्टेट बोर्ड है या CBSE है, तो ये इकोलॉजी का एक्सपेरिमेंट आपके कोर्स में है। इसमें हम क्या करते हैं, वी हैव अ क्वाड्रेंट, आपको एक क्वाड्रेंट दे दिया जाता है, क्वाड्रेंट, QUADRANT। क्वाड्रेंट क्या होता है? इस तरह का बेटा एक वुडन फ्रेम होता है। वो वुडन फ्रेम से मान लीजिए कि 1 मीटर बाय 1 मीटर का है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का है। समझ गए? इसका एरिया कितना है? 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 1 मीटर स्क्वायर एरिया है इसका। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट देखे ना, आपको बाहर कहीं पे भी थोड़ा सा जहाँ पे खाली ऐसे ही लैंड पड़ा हुआ, वहाँ पे भेज दिया जाता है कि इस क्वाड्रेंट को ऐसे ही आप डाल दो, डेफिनेटली किधर भी ऐसे पुट करो, प्लेस करो इसको। तो ये क्वाड्रेंट जहाँ पे भी अर्थ के ऊपर गिरेगा, अब इस क्वाड्रेंट के अंदर आपको क्या काउंट करनी है? देखो, इस क्वाड्रेंट के एरिया में, इस 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में आपको कितने अलग अलग टाइप की वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, आपको जैसे जैसे वाइल्ड प्लांट्स, माना कोई ऐसे ही प्लॉट व्लॉट पड़ा है, तो वहाँ पे आपको मिल गए कि 2 पौधे पार्थीनियम के मिल गए, 10 हमें सोंकस के मिल गए, 8 हमें मालवेस्ट्रम के मिल गए। अब आपको शायद इतने सारे पता ही नहीं होंगे नेम्स, ये वाइल्ड प्लांट्स की बात कर रही हूँ मैं। चलो हम ऐसे कर लेते हैं कि सपोज करो इस एरिया के अंदर बेटा हमें 8 प्लांट्स मिल गए स्पीशीज़ A के, 4 प्लांट्स हमें मिले स्पीशीज़ B के, 3 प्लांट्स हमें मिले स्पीशीज़ D के। इस क्वाड्रेंट, ऐसे ही फ्रेम को हमने ऐसे ही किसी जंगल में प्लॉट में फेंक दिया, और उस एरिया में हमारे पास हमें 3 स्पीशीज़ देखने को मिली। और जब हमने प्लांट्स देखे ना, ये एक प्लांट है, ये है, बस 3 ही तरह के थे, और उनको काउंट कर लिया कि इस A स्पीशीज़ के कितने थे, B के किस तरह के थे, C के किस तरह के थे। फिर हमने क्या किया, इस क्वाड्रेंट को उठाया और इसको फिर कहीं और जाके, थोड़ा दूर जाके डाल दिया। अब हमने क्या देखा, अब ये हम प्लॉट कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट। समझ लेना कैसे करते हैं बेटा हम इसको। अब यहाँ पे भी क्या आ गया, वैसे इसके बीच में ना थ्रेड का ऐसे नेटवर्क भी बना होता है, बट इट्स नॉट नेसेसरी, अगर नहीं भी है तो हम ऐसे भी कर लेते हैं। यहाँ पे जाके जब आपने देखा तो आपको क्या मिले, 7 प्लांट्स मिले, कुछ ऐसी स्पीशीज़ जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी, से स्पीशीज़ उसको हमने कह दिया D। ठीक है, 3 प्लांट्स हमें मिले अगेन स्पीशीज़ B के। ठीक है, 2 प्लांट्स हमें मिले स्पीशीज़ E के। तो इस वाले प्लॉट में यहाँ वाली सिर्फ एक ही स्पीशीज प्रेजेंट थी, बाकी 2 नई आ गई। ऐसे ही फिर हमने तीसरा क्वाड्रेंट थोड़ा सा और कहीं थोड़ा सा दूर फिर प्लेस कर दिया। ऐसे क्वाड्रेंट क्या होता है, खाली वुडन फ्रेम, बस ऐसे फेंकना और उसके अंदर हमें देखने कितने प्लांट्स आ रहे हैं। उन प्लांट कितने हैं, माना वो हैं 20, उन 20 में टाइप्स कितनी है कि वो 20 प्लांट 4 टाइप के हैं। तो उन 4 टाइप में से कौन सा टाइप, कितने टाइप 1 के हैं, कितने टाइप 2, कितने 3, कितने 4, वही तो कर रहे हैं बस हम लोग। इस क्वाड्रेंट में 3 टाइप मिले हमें। तो A टाइप के कितने थे, 8 प्लांट थे, B के कितने 4, ऐसे C। तो ऐसे करते करते अब हम एक और क्वाड्रेंट हमने प्लेस कर दिया। यहाँ पे हमने क्या देखा, हमें मिले बेटा 5 प्लांट्स ऑफ स्पीशीज A। ठीक है जी, 8 प्लांट्स ऑफ स्पीशीज D, और यहाँ पे हमें मिले बेटा 1 प्लांट ऑफ स्पीशीज E, और से 3 प्लांट्स ऑफ स्पीशीज आप कह लीजिए C। यहाँ पे हमें प्लांट्स थोड़े ज़्यादा मिले। फिर आप, अब क्या होगा, जब आपने एक बार ये डाले थे
जब आपने एक बार क्वाड्रेंट डाला तो आपको यहाँ पे ए बी सी 3 स्पीशीज़ देखने को मिली, वो आपके लिए नई थी। पहले क्वाड्रेंट में स्पीशीज़ आई 3 स्पीशीज़। उसी क्वाड्रेंट को जब आपने दूसरी बार प्लेस किया तो एक तो पिछली ही रिपीट हुई, तो 3 तो आपके पास ऑलरेडी थी, 2 और नई आपको मिल गई, नई स्पीशीज़ मिली 2 और। जब उसी क्वाड्रेंट को थोड़ा दूर डाला, चलो इसको ले लो, एक ये एक एफ बन गई, एफ कि 3 आपको नई स्पीशीज़ मिले, बाकी ये जो प्लांट्स थे वो और पुरानी स्पीशीज़ के थे। इसके बाद अगर आप और आगे डालते चले जाओगे ना तो आपको कोई और नई स्पीशीज़ नहीं मिलने वाली, क्योंकि उस लैंड एरिया में जितने प्लांट्स थे वो ऑलरेडी 3 4 5 क्वाड्रेंट में आ चुके हैं। अब आप जितनी बार क्वाड्रेंट को कहीं पे भी प्लेस कर लो, यही स्पीशीज़ का नंबर वेरी होता रहेगा, मिलेंगी यही स्पीशीज़ A to F या A B C D E F, इन्हीं में से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। तो यहाँ से बेटा क्या कंक्लूजन निकलता है, अलेक्जेंडर ने क्या कंक्लूजन निकाला कि जैसे जैसे हमने एरिया बढ़ाया था, पहले एक क्वाड्रेंट डाला, हमारे पास स्पीशीज़ थी 3, जब हमने बी क्वाड्रेंट डाला 2 और नई ऐड हो गई, फिर हमने सी क्वाड्रेंट डाला, हमारे पास एक और नई ऐड हो गई, चौथा डाला, चौथी बारी में कोई नई नहीं आई, इन्हीं में से कॉम्बिनेशन आ गया, फिफ्थ टाइम देखा फिर कोई नई नहीं आई। तो मतलब कि क्या था, जब हम स्टार्टिंग में एरिया बढ़ा रहे थे, एरिया बढ़ाने का मतलब क्या है, पहले हमने 1 मीटर स्क्वायर का एरिया, 1 स्क्वायर मीटर एरिया देखा, फिर हमने इसके फिर और एक और क्वाड्रेंट डाल लिया, तो 1 स्क्वायर मीटर प्लस 1 स्क्वायर मीटर कितना हो गया, है ना, हमने 2 एरियाज़ को हमने देख लिया। फिर ऐसे ही 3 4, तो अलग अलग जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते रहे, हमारे पास क्या बढ़ रहा था, नई से नई स्पीशीज़ आ रही थी, मतलब कि स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी बढ़ रही थी। क्यों, इतनी तो हमें ABC तो पता थी, यहाँ पे D और E 2 नई आ गई, यहाँ पे एक और नई आ गई, पर आगे अब हम क्वाड्रेंट डालते रहे, कोई नई आई नहीं, यही स्पीशीज़ बार बार रिपीट हो रही थी। दैट मीन्स कि जैसे जैसे हम एरिया इंक्रीज़ करते हैं इनिशियली, तो स्पीशीज़ का नंबर भी बढ़ता रहता है। स्पीशीज़ का नंबर बढ़ने को हम और क्या बोल देंगे टेक्निकल लैंग्वेज में, स्पीशीज़ रिचनेस इंक्रीज़ होती रहती है, बट अप टू अ सर्टन लिमिट। अप टू अ सर्टन लिमिट का मतलब जैसे ही आपने 4th या 5th क्वाड्रेंट डाला, आपको कुछ नया मिल ही नहीं रहा, अब वो स्पीशीज़ वहाँ की कांस्टेंट हो गई। तो इसी को हम बोलते हैं स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप। किसने दिया था, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने, और उन्होंने क्या लिखा था बेटा, क्या उनका स्टेटमेंट था, एज वी इंक्रीज द एरिया, as we increase the area, species richness keeps on increasing, but up to a certain limit। कि जैसे जैसे हमने एरिया को बढ़ाया, स्पीशीज़ रिचनेस भी बढ़ती रही। स्पीशीज़ रिचनेस का मतलब क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीशीज़, बट अप टू अ सर्टन लिमिट, मतलब उसके बाद वो बढ़ना बंद हो गई। तो अगर इसी को हम ग्राफिकली, उन्होंने ग्राफ बनाया था इन्हीं अपनी प्रिडिक्शंस को लेके, जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और ग्राफ उनके पास क्या आया बेटा, इस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे उन्होंने ड्रॉ किया स्पीशीज़ रिचनेस, जिसको हम डिनोट करेंगे एस से। एक्स एक्सिस पे उन्होंने बेटा प्लॉट किया एरिया, जिसको हम डिनोट करेंगे ए से। तो उन्होंने क्या कहा, इनिशियली जैसे जैसे हमने एरिया बढ़ाया, अरे भैया, जैसे जैसे हमने एरिया बढ़ाया, उसके साथ साथ हमारी स्पीशीज़ बढ़ती रही, बस उसके बाद ये जो नंबर था इट बिकेम कांस्टेंट। ये लो, अब फर्दर नहीं बढ़ रहा। ये उनका ग्राफ था। और ये ग्राफ कैसा था, बुक के अंदर लिखा हुआ है, इट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और इक्वेशन शायद इसकी होती है, अब जो भी होगी, हमने तो पढ़ी है भाई बायोलॉजी में, हाइपरबोला वगैरह की इक्वेशन हम लोगों ने नहीं पढ़ रही। इट इज S इज इक्वल टू CA⁻Z। C क्या है, C है बेटा दिस इंटरसेप्ट, दिस इज दी C क्या होता है, दिस इज दी इंटरसेप्ट। एंड व्हाट इज दिस Z इज दी स्लोप। Z क्या है यहाँ पे, Z इज दी स्लोप। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये ग्राफ बना। अब इसी को, और उसकी ये है इक्वेशन, जब हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज किया, इन लॉग फॉर्म,
तो ये हमारे पास क्या बन गया बेटा, log s इज इक्वल टू log c प्लस जी log a या z log a। ये इक्वेशन आई, किसकी इक्वेशन है ये, दिस इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या ये इक्वेशन नहीं बन गई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी किसकी इक्वेशन होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन होती है बेटा, अरे अरे कितनी ब्रैकेट्स लगाएंगे, स्ट्रेट लाइन की। किसकी इक्वेशन होती है बेटा ये, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। मैडम ग्राफ तो आपने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाया, भाई वो तब बनाया जब इक्वेशन ये है, जब इस इक्वेशन को हम लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर लेंगे तो ग्राफ अपने पास क्या आएगा, ग्राफ विल बी दिस स्ट्रेट लाइन। बुक में भी बना रखा है एनसीईआरटी की। तो ये क्या स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो इसके लिए इक्वेशन क्या होगी बेटा, log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। और ये सिंबल सारे पता है, s क्या है स्पीशीज रिचनेस, c क्या है इंटरसेप्ट, z क्या है स्लोप ऑफ द लाइन। ये लाइन में इंक्लाइंड आ रही है ना, ये लाइन कितना एंगल इसका, स्लोप, स्लोप का मतलब समझते हो ना, कितनी इंक्लिनेशन है, कितनी स्टीपनेस है इस लाइन की, दैट इज z। एंड log a क्या है, दिस इज द एरिया। तो यहाँ से उन्होंने क्या कहा, और हाँ ये z जो है ना, ये z, दिस z इज द स्लोप। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा रेजिलियंस कोफिशिएंट या रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये भी बोलते हैं इस z को। और एलेक्जेंडर ने और क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन दी कि ये जो z है ना, इस स्लोप की वैल्यू, इस स्लोप की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम रहती है इरिस्पेक्टिव ऑफ दी कि कैसी आप टेक्सोनोमिक ग्रुप पढ़ रहे हो और किस एरिया की बात कर रहे हो। दिस z रिमेन्स, क्या रिमेन्स सेम, वो तो मैंने लिखा ही नहीं, वैल्यू remains same for small areas taken into consideration irrespective of the type of taxonomic group, or the location of that area। देखो पहले इस लाइन को समझो, ये तो मैंने आपको स्पीशीज रिचनेस और एरिया का ग्राफ बता दिया कि जैसे अगर हम एक छोटे एरिया की बात कर रहे हैं तो जैसे जैसे एरिया, देखो जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है वैसे वैसे स्पीशीज रिचनेस बढ़ रही है। देखो कैसे समझाऊं इसको, सपोज इस पॉइंट पे देखते हैं, एरिया जब मैंने इतना रखा था तो मेरे पास स्पीशीज रिचनेस कितनी थी, इतने एरिया के लिए इतनी थी। जब मैंने एरिया को बढ़ाया तो मेरे पास स्पीशीज रिचनेस भी इतनी बढ़ गई, टोटल अब इतनी हो गई। अब मैंने एरिया को और बढ़ाया तो मेरे पास स्पीशीज रिचनेस और इंक्रीज हो गई। तो यही तो बोल रहे हैं अलेक्जेंडर ने, क्या कहा था, एज वी इंक्रीज दी एरिया स्पीशीज रिचनेस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। ऐसा एक सर्टेन लिमिट तक होगा, उसके बाद देयर विल बी कॉन्स्टेंसी आ जाएगी। तो उससे इन्होंने ये ग्राफ बनाया, ग्राफ की इक्वेशन लिखी और इक्वेशन में एक कोफिशिएंट आया जिसको हम बोलते हैं z क्या बताता है, स्लोप या स्टीपनेस ऑफ दिस लाइन के बारे में। और ये स्लोप को हम क्या बोलते हैं, z को हम बोलते हैं बेटा रिग्रेशन कोफिशिएंट। और अलेक्जेंडर ने क्या बताया, इफ़ वी आर डीलिंग विद स्मॉल एरियाज, मतलब बहुत छोटे एरिया भी नहीं, 1 स्क्वायर मीटर वाली बात नहीं करी, मतलब एक ठीक है एक लैंड एरिया की जो ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है, तो अगर उसमें अगर हम देखें तो इस z की वैल्यू जो है, वैल्यू रिमेन सेम फॉर स्मॉल एरियाज टेकन अंडर कंसिडरेशन। कौन से एरिया जो हमने कंसिडरेशन में लिया, लेकिन वो एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, स्मॉल है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ टेक्सोनोमिक ग्रुप एंड लोकेशन। ये भी नहीं मैटर करता कि आप कौन से टेक्सोनोमिक ग्रुप की स्टडी कर रहे हो, आप बर्ड्स को पढ़ रहे हो, वहाँ पे बर्ड की डाइवर्सिटी पढ़ रहे हो, आप मैमल्स की पढ़ रहे हो, आप इन्वर्टिब्रेट्स की पढ़ रहे हो, किसकी डाइवर्सिटी पढ़ रहे हो, किसी की भी डाइवर्सिटी ले लो,
मतलब कोई भी टेक्सोनोमी ग्रुप का मतलब समझ गए ना, कोई भी स्पीशीज ले लो या किसी भी जगह की ले लो आप। लोकेशन का मतलब क्या है, आप ट्रॉपिक्स की बात कर लो, आप मतलब ट्रॉपिक्स में कहीं पे भी बात कर लो, किसी भी एरिया की बात कर लो, टेम्परेट की बात कर लो, तो ये z की वैल्यू रिमेन दी सेम। और ये कितनी रहती है, ये सेम वैल्यू कितनी रहती है, ये वैल्यू रहती है बेटा 0.1 से लेके अरे अरे ये वैल्यू रहती है बेटा 0.1 से 0.2। कितनी रहती है, 0.1 से 0.2। कब, जब हमने अभी स्मॉल एरियाज लिए अंडर कंसिडरेशन, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ द टेक्सोनोमी ग्रुप एज वेल एज द लोकेशन वेयर वी आर स्टडिंग दिस ऑल दिस स्पीशीज डाइवर्सिटी, तो वहाँ पे z की वैल्यू ऑलमोस्ट फिक्स्ड रहती है। बट देयर इज एन एक्सेप्शन। अलेक्जेंडर ने कहा है, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ऑफ द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। एक्सेप्शन ये है, इफ यू आर टेकिंग अ लार्ज एरिया इनटू कंसिडरेशंस, z वैल्यू फॉर लार्ज एरिया, और लार्ज एरिया क्या है, फॉर एग्जाम्पल होल कॉन्टिनेंट अंडर स्टडी। अब आप एरिया की जगह ना पूरे कॉन्टिनेंट को ले रहे हो, सपोज करो हमारा एशियन कॉन्टिनेंट है ना, इस पूरे, अब हम लैंड की बात नहीं कर रहे, एक स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक पूरे कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, तो ये कितना बड़ा हो गया। तो अगर हम एक कॉन्टिनेंट को, कि अगर हम एक लार्ज एरिया ले रहे हैं, कितना लार्ज एरिया, अप्रोक्सीमेट ऑफ द साइज की, सपोज करो हम एक कॉन्टिनेंट पे स्टडी कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को, तब ये जो z की वैल्यू है ना बेटा, ये कितना लाई करती है, ये आ जाती है 0.6 से लेके, है ना, सॉरी, ये आ जाती है बेटा, हाँ 0.6 से लेके और 1.2 के बीच में ये वैल्यू आ जाती है। पहले कितनी थी ये, 0.1 से लेके 0.2। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, क्योंकि टिलमैन ना फील्ड स्टडी करते रहते थे, टिलमैन भी थे, इनके फेलो, टिलमैन का वैसे यहाँ नाम नहीं आना चाहिए, अलेक्जेंडर ने बहुत सारी फील्ड स्टडी की। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा आप देख लीजिए, जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन में देख लीजिए प्लांट स्पीशीज, उसके अलावा आप न्यूयॉर्क में देख लीजिए मोलस्क्स की स्पीशीज, है ना, और उसके अलावा हमारे पास और क्या बचा, कैलिफोर्निया। ये एग्जाम्पल मैं नहीं लाई हूँ, आपकी एनसीईआरटी के अंदर ही लिखे हुए हैं, तो पहले अगर इस लेक्चर को सुनोगे उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ोगे, दैट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू, अदरवाइज कुछ नहीं समझ आने वाला, सब OHT, ओवरहेड ट्रांसमिशन। तो कैलिफोर्निया में क्या है, बर्ड्स की स्पीशीज। तो ब्रिटेन, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, बड़े बड़े एरिया, यहाँ पे अगर आपने देखो कोई भी टेक्सोनोमिक ग्रुप पढ़ा, चाहे प्लांट पढ़े, चाहे मोलस्क पढ़े या बर्ड्स पढ़े इन कैलिफोर्निया, सब के लिए इस z की वैल्यू, किसकी, रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू हमारे पास पता है कितनी आई, 1.1.5। और ये वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है, इस वैल्यू के आसपास, इसी के बीच में लाई कर रही है ना। तो उन्होंने कहा जैसे ही मैंने एरिया बढ़ाया तो z की वैल्यू बढ़ गई। तो जब हम छोटे एरियाज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, z की वैल्यू क्या रहेगी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। लेकिन लार्जर एरिया, लार्जर एरिया का मतलब क्या है, बहुत ही बड़ा एरिया, लार्जर उतना नहीं जितना आप समझ रहे हो, चलो एक प्लॉट कर रहे थे अब हम 2 प्लॉट कर लेते हैं, नहीं 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 नहीं, लार्जर एरिया मीन्स रियली लार्ज एरिया, तब इस z की वैल्यू जो है बढ़ जाती है, ठीक है। और ये z की वैल्यू से हमें क्या पता चलता है, क्यों है ये इतनी सिग्निफिकेंट, क्योंकि z की वैल्यू मैंने क्या बताई है, ये किस चीज़ के बारे में बता रही है, स्लोप या रिग्रेशन कोफिशिएंट, या यू कैन से दैट दी स्पीशीज रिचनेस का भी आइडिया लगता है z की वैल्यू से। कैसे लगता है स्पीशीज रिचनेस का आइडिया, देखो हमारी एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि ये जो स्लोप है z है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अब इसका सिग्निफिकेंस पढ़ लेते हैं बेटा, ये देखो, सपोज करो हमारे, मैंने आपको ये ग्राफ दिया है, इधर है स्पीशीज रिचनेस, इधर है अपने पास एरिया, मेरे पास एक एरिया का ग्राफ तो आया ये, जिसका स्लोप आया मेरे पास, दूसरा जो प्लॉट था उसका मेरे पास ग्राफ आया ये बी। तो बताओ कहाँ पे z की वैल्यू ज़्यादा है, z मीन माने तो क्या होता है z का मतलब, स्लोप। स्लोप किसका ज़्यादा है, जिसकी इंक्लिनेशन ज़्यादा है, ढलान ज़्यादा है।
देखो भैया इस पे तो चढ़ना आसान है, ये ज़्यादा ढलान वाला नहीं है, ये और खड़ी चढ़ाई, ये और खड़ी चढ़ाई, यहाँ पे इंक्लिनेशन और ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसका स्लोप ज़्यादा है। ए का क्या है, स्लोप ज़्यादा है। स्लोप ज़्यादा होने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो स्पीशीज रिचनेस है वो ज़्यादा है। आपको कैसे पता चली मैडम, ये देखो बेटा, यहाँ पे देख लो स्लोप, यहाँ पे इतने एरिया में इतनी स्पीशीज मिल रही हैं, यहाँ पे उतने ही एरिया में यहाँ पे सिर्फ इतनी सी स्पीशीज मिल रही हैं। जहाँ जिस वाले एरिया का स्लोप ज़्यादा है, जेड की वैल्यू ज़्यादा है, वहाँ पे स्पीशीज़ रिचनेस ज़्यादा होती है। स्पीशीज़ रिचनेस का मतलब क्या है, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है। देखो इतने ही एरिया में जब मैंने इसको देखा तो मेरे पास स्पीशीज़ रिचनेस ज़्यादा मिली, और इतने ही एरिया पे अगर इस वाले ग्राफ का, इस वाली लाइन का मैंने स्लोप देखा तो वहाँ पे स्पीशीज़ रिचनेस मेरे पास कम आ रही है। तो Z इज़ ऑल्सो अ मेजर ऑफ स्पीशीज़ रिचनेस के बारे में बता रहा है। तो अगर क्वेश्चन कभी इस तरह से आ जाए, आपको ग्राफ दिया और पूछा जाए कि एक ग्राफ ए है, एक ग्राफ बी है, यहाँ पे स्लोप किसका ज़्यादा है, ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या सिंपली कह दें इस ग्राफ को देख के बताओ स्पीशीज़ रिचनेस किसकी ज़्यादा होगी, प्लॉट ए की या प्लॉट बी की, तो वो अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो। कैलकुलेशन तो क्या करोगे, कोई इसमें वैल्यूज़ तो आने वाली नहीं है कि जो कैलकुलेशंस करनी पड़े। तो बेटा स्पीशीज रिचनेस हम लोगों ने पढ़ ली कि अब बायोडाइवर्सिटी का मतलब समझ में आया। बायोडाइवर्सिटी के जो पैटर्न्स का मतलब क्या है कि ये इंक्रीज या डिक्रीज करती है, हाँ बिल्कुल। जब लैटिट्यूड से मतलब लैटिट्यूडनली जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे बायोडाइवर्सिटी विल डिक्रीज। और एरिया वाइज हम कैसे देखेंगे कि जैसे जैसे एरिया बढ़ाएंगे बायोडाइवर्सिटी विल इंक्रीज इनिशियली बट अप टू अ सर्टन लिमिट, उसके बाद वो कॉन्स्टेंट हो जाएगी, हमें कोई नई स्पीशीज़ वहाँ देखने को नहीं मिलेंगी, जो मैंने क्वाड्रेंट वाला एक्सपेरिमेंट आपको बताया था। वही एलेक्जेंडर हम्बोल्ट ने किया, उसका ग्राफ बनाया, उसकी इक्वेशन दी और उनसे अलग अलग सिग्निफिकेंसेस ड्रॉ किए, जिनको मैंने आपको पढ़ा दिया है विद ऑल द एग्जाम्पल गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। इससे आगे का बेटा पोर्शन वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सर, रिनाल सर, रोक दो सर।